हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी के विषय में और पॉलिटी के अंतर्गत जो है आज जो हमारा चैप्टर शुरू होगा यह न्यू चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कौन सा चैप्टर है? मैंने यहाँ पे बोर्ड में जो है लिख दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो अब बात करेंगे कि आखिर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उल्लेख जो है वह कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 4। कहाँ? संविधान के भाग 4। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद तो अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ? अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वह किया गया है। तो अब देखिए, मैंने बताया भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो एक बार जो है मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दे रही हूँ कि भाग 1, 2 और 3 में जो है वह क्या लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 1 जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। वहीं बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है और भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये सारे टॉपिक जो हैं वो पढ़ाए जा चुके हैं और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के सेक्शन में जा करके उन सभी टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में, और जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि इसका उल्लेख जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है भाग 4 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक में किया गया है। अब देखिए, सबसे पहला तो प्रश्न ये बने, इसके आगे कौन सा प्रश्न बन सकता है? तो इसके आगे जो है प्रश्न बन सकता है कि ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इनका स्रोत जो है वह क्या है। क्या बात करेंगे स्रोत क्या है? मैंने बताया कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, उस समय जो है क्या है कि संविधान सभा ने विश्व के कई देशों का जो है अध्ययन किया। अब बात करें कई देशों में तो ध्यान रखिएगा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर जो है वहाँ के जो जो नियम कानून जो है वो अच्छे लगे हमारे संविधान सभा को, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार जो है उस नियम कानून को जो है परिवर्तित कर लिया और हमारे संविधान में उसको जगह दे दिया। तो वहीं बात करें कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इनका स्रोत कहाँ क्या है, इनका सोर्स जो है वो क्या है, कहाँ से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से। कहाँ? आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक, क्या आयरलैंड से जो है ये राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वह लाए गए हैं। और वहीं एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी पॉइंट जो है जो लिखे गए हैं, जो राज्य को जो है निर्देश देते हैं कि राज्य जो है इस तरीके का कार्य करेगा, लेकिन ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट जो है वह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य है ही नहीं। अगर ये जो पॉइंट, जो अधिकार जो है, जो बातें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, अगर हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहे कि गवर्नमेंट जो है ये नियम कानून जो है हमारे देश को नहीं दिया है या नहीं दे रही है या नहीं लागू हो सका है अभी तक, तो हम इसके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो है एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद योग्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके खिलाफ जो है हम जो है न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है? वाद योग्य नहीं है। ठीक, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में जो है प्रश्न बन चुका है। ठीक, अब मैंने आप लोगों को बताया कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो अब जो है हम लोग एक एक जो है अनुच्छेद जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36 जो है वो क्या कहता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 जो है वह राज्य की परिभाषा से संबंधित है। किससे? राज्य की परिभाषा से। किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है राज्य की परिभाषा में। और इसमें क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या, एक बार फिर से सुनिए, राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है राज्य को माना गया है। तो भाग 3 में जो है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 12 जो है, क्या आर्टिकल 12 जो है वह जो है राज्य की परिभाषा देता है। और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कौन है, तो मैंने उसमें बताया था। अब यहाँ पे चर्चा छिड़ी है तो मैं एक बार जो है लिखूंगी नहीं, सिर्फ रिमाइंड कराऊंगी। क्या, कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो भाग 12 में उल्लेख किया, अनुच्छेद 12 में जो उल्लेख किया गया था उसके अंतर्गत जो है 4 पॉइंट शामिल किए गए थे। कौन कौन सा, तो नंबर 1 क्या, भारत सरकार और संसद, ठीक, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। नंबर 2 राज्य की विधानसभाएं नहीं, राज्य की विधानमंडल और राज्य की सरकारें, ठीक, तो ये जो है पॉइंट नंबर 2 है। वहीं बात करिए पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, स्थानीय स्वशासन। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, अन्य प्राधिकारी। तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है। अगर आप लोगों को इसको डीपली जाना है तो जो है आप लोग जो है मौलिक अधिकार वाला जो वीडियो है जिसमें अनुच्छेद 12 लिखा है उसको देख लीजिएगा। तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 में जो है बताए गए हैं। और यही जो है राज्य, यहाँ पर जो है जो जब राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसका मतलब कि ये जो चारों पॉइंट जो भाग 12 में बताए गए हैं वही जो है राज्य जो है ये भाग 4 के अंतर्गत भी माने जाएंगे। मतलब ये कि अनुच्छेद 36 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। अब क्लियर, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब आइए देखेंगे अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 37 के विषय में। ठीक, किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे आर्टिकल 37 की। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 37 की। अब आर्टिकल 37 जो है वह क्या कहता है, तो आर्टिकल 37 जो है वह यह कहता है कि इन उपबंधों को जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। क्या, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें जो है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। लेकिन 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 क्या, इसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं वो क्या है कि राज्य जो है जब विधि का निर्माण करेगा तो इन तत्वों को, इन उपबंधों को उसमें शामिल करेगा। क्या, एक बार फिर से सुनिए, इन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को जो है न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता है, परंतु जब राज्य जो है विधि का निर्माण करेगा तब जो है इन तत्वों को जो है उसमें शामिल करेगा, मतलब विधि निर्माण में शामिल करेगा। एक बार मैं लिख दे रही हूँ फिर और अच्छे से समझ में आएगा। क्या, ये का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, नहीं कराए जा सकते। ठीक, तो ये जो है न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराए जा सकते, लेकिन विधि निर्माण करते समय इसका प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, बिल्कुल, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके विषय में जो है क्या कहा गया है, और साथ ही जो है ये भी क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 37 जो है वह क्या कहता है। तो 37 के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 38 के विषय में। आर्टिकल 38, क्या बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 38 के विषय में। तो आर्टिकल 38 जो है वह यह कहता है कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें सभी व्यक्तियों को,
क्या राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें जो है सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल 38 है वो क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, तो प्रश्न बनता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 38 यानी कि आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 जो है वो यह कह रहा है कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें जो है सभी व्यक्ति को जो है क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वह प्राप्त हो सके। ये रहा हमारा अनुच्छेद 38। और अब बात करेंगे अनुच्छेद 39 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 39 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अनुच्छेद 39 में जो है टोटल जो है 6 प्रकार के जो है बातें जो है वो कही गई हैं। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की जो है बातें जो है वो कही गई है। ध्यान रखिएगा ये जो है आर्टिकल अनुच्छेद 38 और 39 जो है ये आर्टिकल जो है आर्थिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, अभी कैसे, अभी आप लोग ये भी देखेंगे। अनुच्छेद 38 जो कि बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात जो है अनुच्छेद 38 कर रहा है। अब अनुच्छेद 39 जिसमें 6 प्रकार की जो है बातें कही गई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक एक करके जो है इसको समझिए। ठीक, आइए अब सबसे पहले बात करेंगे 39 आर्टिकल 39 ए की। ठीक, किसकी बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आर्टिकल 39 ए की। ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 39 क, ठीक है, अनुच्छेद 39 क जो है वह क्या कहता है। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में याद करेंगे क, और जो लोग अंग्रेजी में याद करना चाहे वो अंग्रेजी में याद करें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जब भी क, ख, ग, घ इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तब आप लोग जो है अंग्रेजी में याद करा कर ये ABCD, इससे जो है आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी होगा। ठीक, तो अब बात करें कि आर्टिकल 39 ए जो है वह क्या कह रहा है। आर्टिकल 39 ये कह रहा है कि राज्य जो है प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो है समान रूप से आजीविका की साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, राज्य जो है प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो है आजीविका की जो है साधन जो है वह उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्या, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका की साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक, अब इसको जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। राज्य जो है क्या प्रयास करेगा कि जो भी स्त्री और पुरुष हैं उनको समान रूप से जो है जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, क्या, जिंदा रहने के लिए जो है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक, तो इन बेसिक चीज़ों को जो है समान रूप से जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ऐसा ना हो कि लोग अपनी आजीविका न पूरी कर पाएँ और उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा कहा गया है कि राज्य जो है वो समान रूप से जो है स्त्री और पुरुष को जो है आजीविका की जो साधन होते हैं उन साधनों को जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। वहीं आगे बढ़ी और क्या कहता है 39 का जो है ए के बाद बी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, बात करेंगे बी की, कि बी जो है वह क्या कहता है।
तो ध्यान रखिएगा, बी जो कहता है वो क्या कहता है, राज्य जो है देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सके। क्या, राज्य जो है देश के भौतिक साधनों की स्वामित्व और नियंत्रण, क्या, राज्य देश के भौतिक साधन का स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो। ठीक। तो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें जो भौतिक संसाधन हैं, अनाज हो गए, सब्जी हो गए, और जो बेसिक चीज़ें हैं, रुपया पैसा हो गए, ये सब जो भौतिक चीज़ें आपको जो भी हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जैसे ये पेन, ये वाइट बोर्ड, ये सब क्या है, ये सभी जो है भौतिक संसाधनों में ही आएंगे। तो क्या कह रहा है कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करेगा कि ये जो भौतिक संसाधन हैं इनका जो मालिकाना हो और इनका जो नियंत्रण हो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। जब किसी एक व्यक्ति के पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है फायदा हो नहीं सकेगा। तो क्या है कि इनका स्वामित्व और नियंत्रण जो है ऐसा होना चाहिए जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है भला हो सके। ठीक, तो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था जो है स्थापित करने का प्रयास करेगा। वहीं आगे बढ़े और इसी के आगे जो है एक पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे जो है कि ये जो संपत्ति है, ये जो साधन है, उनका केंद्रीयकरण ना हो सके। मतलब जितने भी संसाधन भारत में मौजूद है वह किसी एक व्यक्ति के पास जो है वह निहित ना हो जाए। तो क्या कहता है, संपत्ति एवं संसाधनों का केंद्रीयकरण न हो। ठीक, तो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा कि ये जो संपत्ति है और ये जो संसाधन है, संपत्ति और जो संसाधन है उनका जो है केंद्रीकरण, मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास या किसी कुछ ही लोगों के पास जो है हमारे देश का जो है संपूर्ण जो संपत्ति है, संसाधन है, वह ना हो सके। ठीक, तो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। वहीं इसके आगे जो है वह क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या कहता है, डी जो है वह क्या कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, मतलब ये कि कोई कार्य है, ठीक है, कोई काम करना है, उसे स्त्री करे या पुरुष करे, कोई भी काम करे, उसका जो वेतन निर्धारित है वही वेतन दिया जाएगा। स्त्री के लिए अलग वेतन और पुरुष के लिए अलग वेतन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन जो है दिया जाएगा। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 39D। और ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार समझ लीजिए, पता नहीं कितनी बार ये आर्टिकल जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब डी के बाद बात करेंगे आर्टिकल ई की। किसकी बात करेंगे, 39E की, कि 39E जो है वह क्या कह रहा है। 39E जो है वह यह कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी नागरिक जो है विवश होकर जो है ऐसा कार्य न करे जो उनकी शक्ति के अनुकूल न हो। क्या,
राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें जो है जो स्त्री और पुरुष हैं वो जो है उनके स्वास्थ्य की और बच्चे जो हैं उनकी सुकुमार अवस्था के अनुकूल ना हो। ऐसा कोई कार्य ना करे जो स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य और बच्चों के जो है सुकुमार अवस्था के अनुकूल ना हो। लोग क्या है कभी कभी विवश होकर के ऐसा कार्य करने लगते हैं जो उनकी शक्ति या कहो उनकी क्षमता के अनुकूल ना हो। ठीक, अब जैसे मैं ही हूँ एग्जाम्पल, मुझे जो है आदत है कि मैं जो है 10 किलो बोझा जो है उठा सकती हूँ। अब पता चला कोई जो है मुझे लाद दे कि 100 किलो बोझा उठाना है, तो मेरा क्या है, मेरी शक्ति का दुरुपयोग हो गया। इससे क्या होगा, मेरा जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ेगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि स्त्री और पुरुष की स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ठीक, बच्चे जो कि कोमल होते हैं और इस कोमल एज में जो है उनसे ऐसा कोई कार्य ना कराया जाए जो उनकी कोमलता को जो है हानि पहुंचाए। ठीक, तो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें स्त्री और पुरुष की स्वास्थ्य तथा बच्चों की जो है सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। और इसी के आगे जो है एक पॉइंट और लिखिए, कोई भी व्यक्ति विवश होकर ऐसा कार्य न करे जो उसकी क्षमता या शक्ति के अनुकूल न हो। क्लियर? ठीक, तो ये कौन सा कह रहा है, आर्टिकल 39E। अब एक आर्टिकल और बचा है इसी के अंतर्गत EF। ठीक, तो अगला आर्टिकल जो है वह क्या कहता है उसके विषय में बात करेंगे। तो अगला आर्टिकल जो कहता है वो कहता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उसके बाद जो युवक हैं, ठीक, क्या जो बच्चे हैं और जो युवक हैं उनका शोषण ना हो सके। और साथ ही क्या है कि वो जो बच्चे और युवक हैं उनको जो है भौतिक और नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा राज्य। कौन करेगा? राज्य। राज्य के लिए जो है ऐसे निर्देश जो है वह दिए गए हैं। तो क्या कि बच्चों तथा युवकों का शोषण। ठीक, या राज्य जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा कि बच्चों तथा युवकों का जो है शोषण जो है न हो। ठीक, शोषण जो है ना हो। और साथ ही जो है क्या कि ये जो बच्चे और युवक हैं इनके जो है भौतिक और नैतिक का जो है परित्याग ना करे, ऐसा भी जो है राज्य जो है वह प्रयास करेगा। तो क्या भौतिक तथा नैतिक, ठीक, भौतिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा करे। ठीक, तो ये जो बच्चे होते हैं और जो युवक होते हैं
उनका शोषण न किया जा सके और उनका जो है भौतिक और नैतिक रूप से जो है परित्याग न किया जा सके या ना हो, ऐसा जो है राज्य जो है वह प्रयास करेगा, इन बच्चों और युवकों का जो है इसके लिए जो है रक्षा करेगा। तो ये रहा आर्टिकल 39। अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 40 के विषय में, जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो यहाँ जो है आज बातें नहीं करेंगे, अब बातें जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब क्या है कि तब तक के लिए जो है, जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं स्टार्ट हो जाती है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू।